अगर आप भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यह जीके प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इसमें पहला क्वेश्चन है कि ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कौन थी? तो यह भानु अथैया थी, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है कि भानु अथैया जो है उन्हें 1983 में गांधी के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन की श्रेणी में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ द नाइल किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो ऑर्डर ऑफ द नाइल जो है यह मिस्र का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और जून 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा था, यानी कि सम्मानित किया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है सुष्मिता सेन है, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और जो मिस वर्ल्ड जो है 6 भारतीय हैं, सुष्मिता सेन को 1994 में, और लारा दत्त को 2000 में, और हरनाज संधू को 2021 में दिया गया था मिस वर्ल्ड। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय जो है वह AR रहमान है, इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और यह 2009 में जीते थे, और फिल्म जो था असलम डाग मिलियनेयर जो है ये फिल्म था। तो दोस्तों अगर आप भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किससे है? तो ऑस्कर पुरस्कार का संबंध जो है फिल्म जगत से है, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है यह अशोक चक्र है। क्या है? अशोक चक्र, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को किस नाम से भी जाना जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को जो है यह एशिया का नोबेल के नाम से और जाना जाता है, इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो है अप्रैल 1957 में न्यूयॉर्क स्थित रॉकफेलर ब्रदर्स फंड द्वारा किया गया था। और 2025 विजेता कौन है? तो एकजुट गर्ल्स है, जो कि भारत का है, जो कि एक NGO संस्था है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपए दिया जाता है, और सरस्वती सम्मान पुरस्कार में 15 लाख रुपए दिया जाता है, और व्यास सम्मान में 4 लाख रुपए दिया जाता है, और साहित्य अकादमी पुरस्कार में 1 लाख रुपए दिया जाता है। इसके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता जो है यह श्री शंकर कुरूप है, जो कि 1965 में मिला था मलयालम भाषा के लिए। और प्रथम हिंदी विजेता जो है सुमित्रा नंदन पंत है, जो कि इन्हें 1968 में मिला गया था। और प्रथम महिला विजेता जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त की थी वह आशापुरा देवी हैं, बांग्ला भाषा के लिए दिया गया था, और इन्हें 1976 में दिया गया था। और अंग्रेजी में प्रथम विजेता ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जो है अमिताभ घोष है, जो कि इन्हें 2018 में दिया गया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो ये है पुलित्जर पुरस्कार जो है यह पत्रकारिता में दिया जाता है, इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसके संस्थापक जो है जोसेफ पुलित्जर हैं, और पहला पुरस्कार 1917 में कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया था, और 1917 में इसकी स्थापना भी की गई थी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो है यह दिया जाता है 6 क्षेत्रों में, इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये कौन कौन से क्षेत्र हैं? भौतिकी का क्षेत्र है, रसायन विज्ञान है, चिकित्सा है, साहित्य है, शांति है, और अर्थशास्त्र है। और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है स्थापना 1968 में हुआ था, और 1969 में पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि
निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय 1866 में स्थापित किया गया था? तो 1866 में जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, और यह पहले आगरा में था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है? तो यह जो है अनुच्छेद 226 जारी करता है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 32 जो है सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में कुटुंब न्यायालय अधिनियम लागू किया गया था? तो कुटुंब न्यायालय अधिनियम जो है यह कब जारी किया गया था? 1984 में जारी किया गया था। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जिला न्यायाधीश कौन से मामले सुन सकता है? तो जो ये जिला न्यायाधीश होता है यह सिविल मामले को सुन सकता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन सा आवंटित करता है? तो यह जो है चुनाव आयोग करता है। कौन करता है? चुनाव आयोग। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है कमल का फूल है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आईएनसी का हाथ का पंजा है, और आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू है, और बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी का चुनाव चिन्ह जो है हाथी है, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का जो चुनाव चिन्ह है यह हथौड़ा, दातरी और सितारा है, और नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी का जो चुनाव चिन्ह है यह पुस्तक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो ईवीएम का पूर्ण रूप जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग का उल्लेख है? तो चुनाव आयोग का उल्लेख जो है भाग 15 में है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता किस पर भारित होता है? तो यह जो है किस पर भारित होता है? तो यह जो है राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद की शपथ जो है यह राज्यपाल दिलाता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है? कह रहा है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो यह जो है राष्ट्रपति को संबोधित करता है, राष्ट्रपति को देता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विवरण सरकार के अनुमानित राजस्व और व्यय का विवरण देता है? तो यह जो है वार्षिक वित्तीय विवरण देता है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा केंद्र के लिए अनुच्छेद 112 है, और राज्यों के लिए अनुच्छेद 202 हो जाएगा वार्षिक वित्तीय विवरण के लिए। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब कुल व्यय कुल प्राप्तियों से कम होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है उसे जो है अधिशेष बजट कहा जाता है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और संतुलित बजट किसे कहते हैं? जब आय और व्यय बराबर होते हैं तो उसे संतुलित बजट कहते हैं, और जब खर्च जो होता है आय से अधिक हो जाता है तो उसे घाटे का बजट कहा जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वित्तीय वर्ष क्या है? वित्तीय वर्ष क्या है? तो वित्तीय वर्ष जो है सरकार के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि को दर्शाने वाला वर्ष है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कपड़ा क्षेत्र के लिए घोषित एकीकृत कार्यक्रम के कितने उपभाग हैं? तो इसके उपभाग जो है 5 है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और केंद्रीय बजट 2026-27 में कपड़ा क्षेत्र के लिए घोषित एकीकृत कार्यक्रम के 5 भाग यानी कि उपभाग हैं। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि
एमएसएमई के लिए घोषित एसएमई ग्रोथ फंड की राशि कितनी होती है? तो इसकी राशि जो है कितनी है? इसकी राशि 10,000 करोड़ है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बजट में घोषित बायो फार्मा शक्ति योजना का परिव्यय कितना है? तो इसका परिव्यय जो है यह 10 करोड़ है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसे अगले 5 वर्षों में खर्च किया जाएगा जो 10,000 करोड़ है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा गया है? तो इसका लक्ष्य जो है यह 4.3% रखा गया है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि विनियोग विधेयक का उद्देश्य क्या है? तो विनियोग विधेयक का उद्देश्य जो है यह संचित निधि से पैसा निकालना है। इसलिए इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हलवा समारोह बजट प्रक्रिया के किस चरण से संबंधित है? तो हलवा समारोह बजट प्रक्रिया के यह जो है यह बजट की छपाई प्रक्रिया शुरू होना है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 30 नंबर क्वेश्चन है कि दुर्लभ मुद्रा गलियारे किन राज्यों में स्थापित किए जाएंगे? तो दुर्लभ मुद्रा गलियारे जो है यह ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में स्थापित किए जाएंगे। इसलिए इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नील किसान विद्रोह हुआ था? तो नील किसान विद्रोह जो है यह हुआ था किसमें? तो यह जो है बंगाल में हुआ था। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और इस विद्रोह का वर्णन जो है दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में किया गया है। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि बेल्लोर में सिपाही विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो बेल्लोर में सिपाही विद्रोह जो है यह 1806 में शुरू हुआ था। इसलिए इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध मोपला विद्रोह निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? तो मोपला विद्रोह जो है यह हुआ था केरल में। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और मोपला विद्रोह 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी और किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। इसलिए इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्वामी विवेकानंद ने सन 1897 में निम्नलिखित में से किस सामाजिक संगठन की स्थापना की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने स्थापना की थी किसकी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिराव फूले ने किया था। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और सत्यशोधक समाज जो है 1873 में हुआ था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रार्थना समाज की स्थापना वर्ष डॉट में बॉम्बे में हुई थी। तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है यह 1867 में बॉम्बे में हुआ था। इसलिए इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और प्रार्थना समाज की स्थापना जो है डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने किया था 1867 में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधार संगठन की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई थी? तो मद्रास में जो है वेद समाज की स्थापना हुई थी। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में किया गया था। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और आर्य समाज के संस्थापक जो है यह स्वामी दयानंद सरस्वती थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक जो है सत्याग्रह प्रकाश है। और स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा क्या है, इसे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि तत्वबोधिनी सभा का गठन डट में किया गया था। तो तत्वबोधिनी सभा का गठन जो है यह 1839 में किया गया था। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और तत्वबोधिनी सभा का संस्थापक जो है देवेंद्रनाथ टैगोर हैं। और इनका अन्य नाम जो है तत्वरंजनी सभा है। और इसकी पत्रिका का है, इस सभा ने तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन 1843 में शुरू किया। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि
अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य जो है नए ज्ञान की खोज और समस्या का समाधान करना होता है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि क्रियात्मक अनुसंधान का क्या अर्थ है? तो क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ जो है एक शोध जिसे किसी तत्कालिक समस्या के समाधान के लिए किया जाए, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि जनगणना किस प्रकार के शोध का उदाहरण है? तो ये जो जनगणना है यह सर्वेक्षण अनुसंधान का शोध का उदाहरण है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि साहित्यिक चोरी क्या होती है? तो जो ये साहित्यिक चोरी है यह बिना श्रेय दिए किसी और के काम या विचार का उपयोग करना होता है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अनुसंधान डिजाइन क्या है? तो अनुसंधान डिजाइन जो है यह शोध करने की योजना का ब्लूप्रिंट है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया? तो 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार जो है हेनरी मोसले ने किया था। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि कॉटन जिन का आविष्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था? तो कॉटन जिन का आविष्कार जो है यह एली व्हाइटने ने किया था। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और यह मशीन कपास से बीज अलग करने के काम आती है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सामान्य बैटरी में निम्नलिखित रसायन होते हैं। तो सामान्य बैटरी में जो है यह सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है यह कितना होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम धातु है? तो सबसे अधिक मुलायम धातु कौन सा है? तो यह सोना है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और सामान्य रूप से सबसे नरम ठोस धातु सीजियम है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, लेकिन दिए गए विकल्पों में सोना सबसे उपयुक्त उत्तर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि ट्राइक्लोरोमीथेन का प्रचलित नाम क्या है? तो ट्राइक्लोरोमीथेन का प्रचलित नाम जो है यह क्लोरोफार्म है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेब में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सेब में जो है मैलिक एसिड पाया जाता है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि अंगूरों में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूरों में सबसे प्रचुर मात्रा में जो है यह क्या पाया जाता है? तो यह जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अंगूर और वाइन में पाई जाने वाली प्रमुख कार्बनिक अम्ल है टार्टरिक अम्ल। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें फल की बहुत तेज सुगंध आती है? तो फल की बहुत अधिक सुगंध जो है यह इथाइल एसीटेट में आती है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में जो है यह फार्मिक एसिड पाया जाता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और यह अम्ल लाल चींटियों के अलावा मधुमक्खियों और बिच्छू के डंक में भी पाया जाता है, फार्मिक अम्ल। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो दिया है, यह अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड विद्यमान रहता है? तो साइट्रिक एसिड जो है यह नींबू में विद्यमान होता है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसके स्रोत जो है खट्टे फल होते हैं, जैसे संतरा, नींबू। और अगला क्वेश्चन दिया है कि घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनाइड का रासायनिक नाम जो है वह प्रूसिक एसिड है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पटाखे का विस्फोट डट का एक उदाहरण है। तो जो पटाखे का विस्फोट है यह दहन का एक उदाहरण है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्लोरीन की परमाणुकता क्या है? तो क्लोरीन की परमाणुकता जो है यह
द्विपरमाणुक है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो परमाणुकता का अर्थ जो है यह किसी तत्व के एक अणु में मौजूद परमाणुओं की संख्या से होता है। तो दोस्तों ये था यूपी पुलिस के लिए जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों आज का आपका स्कोर कितना रहा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।